जयतु संस्कृत कैसे हैं सब। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अब तो बिंदास होंगे ही, क्योंकि अब हमारी सारी टेंशन ख़त्म हो गई है। क्योंकि हमारा आयोग यूपी टीजीटी संस्कृत का बन चुका है। यूपी टीजीटी का आयोग बन चुका है और हमारे सभी सब्जेक्टों के एग्ज़ाम होने की अब हमें नवंबर तक, दिसंबर तक उम्मीद है। तो अब अपनी तैयारी को जोरदार और धारदार करने के लिए तैयार हो जाइए। आज मैं आपको ऐसे 2 से 3 क्वेश्चन कंप्लीट कराऊंगी जो हमारे सूत्रों से आते हैं, और ये कड़ी मेरी रेगुलर चलती रहेगी, ठीक है। सूत्र से हमारे 2 से 3 क्वेश्चन तो परमानेंट आते ही हैं, और जब हमें सारे सूत्र याद हैं तो हमारा 20 से 30% पेपर सूत्र और व्याकरण पर ही आधारित होता है, और व्याकरण हमारी सारी सूत्रों पर आधारित है। तो अब हम जो सूत्र पढ़ने जा रहे हैं वो ऐसे सूत्र हैं जो हर व्याकरण, जहाँ भी संस्कृत में व्याकरण आएगी वहाँ वो पोर्शन हमारा तैयार हो जाएगा। और ये वैसे जो मोस्टली है वो मैं यूपी टीजीटी, संस्कृत की यूपी टीजीटी के लिए लेकर आई हूँ ये वाली क्लास। तो 3 से 4 सूत्र हम रिवीजन करेंगे और सूत्रों का सब कुछ देखेंगे। तैयारी तो आपकी है ही, साहित्य की भी और ग्रामर की भी, बस हमें एक बार रिवीजन करना है। और केवल हम सूत्र पढ़ेंगे। वो सूत्र क्या करते हैं, वो अधिकार सूत्र हैं या नियमन सूत्र हैं या संज्ञा सूत्र हैं या परिभाषा सूत्र हैं, इस तरीके से हम सूत्रों को पढ़ेंगे एक दृष्टि में। एक दृष्टि का मतलब है कि हमारे सूत्र तैयार हो जाएंगे, जिससे हमारे 2 से 4 नंबर पक्के हो जाएं, उसमें कोई भी हमें डाउट ना रहे। 2021 में और उससे पहले 19 में जो पेपर हुआ था, 18-19 में, उसमें भी जैसे तत्पुरुष है, कैसा सूत्र है, अधिकार सूत्र है या परिभाषा सूत्र है, ऐसे क्वेश्चन आए थे। तो अब हम चलिए जल्दी से हम अपने सूत्रों को देख लेते हैं और अपने नंबर पक्के कर लेते हैं। वृद्धिरादेच। वृद्धिरादेच हमारा कैसा सूत्र है, सबसे पहले देखते हैं हम। ये सूत्र संज्ञा करता है या विधान करता है या परिभाषा करता है या नियमन करता है। तो वृद्धिरादेच कैसा सूत्र है हमारा, संज्ञा सूत्र। इसके आगे लिखेंगे बेटा संज्ञा सूत्र। संज्ञा सूत्र। वृद्धिरादैच, इसमें कितने पद हैं, इसमें 2 पद हैं। वृद्धिरादैच सूत्र में हमारे 2 पद हैं। वृद्धि, ये तो हमारा हो गया प्रथमा विभक्ति का पद, प्रथमा विभक्ति, ठीक। दूसरा है हमारा आदैच, आदैच, ये भी हमारा प्रथमांत है, प्रथमांत। अब हमारे यहाँ से सब सूत्रों को इतने आराम से पढ़िए, इतना तोड़ तोड़ कर पढ़िए, किसी भी तरीके से अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए तो वो सूत्र से गलत ना हो। जल्दबाजी में कोई सूत्र मत पढ़िए, जल्दबाजी में हमारे सूत्र गलत हो जाते हैं, जबकि हमें पता है कि ये सूत्र क्या करता है, लेकिन कहीं ना कहीं हमने उनको आराम से खोलकर नहीं पढ़ा, तभी हमारे प्रश्न गलत होते हैं। आराम से पढ़ेंगे तो कुछ सीखते जाएंगे, कुछ आपको पता है, कुछ नई चीज़ तो मैं भी आपको अवश्य ही बताऊंगी, ठीक है। चलिए, एक क्वेश्चन अगर पूछा जाता है हमारा वृद्धिरादैच कैसा सूत्र है, तो आपके ऑप्शन में दिया होगा संज्ञा सूत्र है, परिभाषा सूत्र है, नियमन सूत्र है या विधि सूत्र है।
4 ऑप्शन में से हमारा वहाँ संज्ञा सूत्र ऑप्शन भी दिया होगा जो हमें टिक करना होगा, संज्ञा सूत्र। फिर दूसरा क्वेश्चन हमारा बनता है, इस सूत्र में कितने पद हैं। इस सूत्र में एक सूत्र देंगे, कोई भी सूत्र दिया जाएगा आपको, उसमें पद का प्रश्न भी आपका बनता है। ठीक है, तो हमारे इसमें पद कितने हैं, 2। पद की संख्या कितनी है, 2। वृद्धि रादैच, वृद्धि आदैच, आद को हम तोड़ के भी लिख सकते हैं बेटा ऐसे, आत और एच। ठीक है, ये जो हमारा आत है, इसमें अब पूछा जाएगा तीसरा प्रश्न। पहला प्रश्न हो गया हमारा कैसा सूत्र है, दूसरा प्रश्न हो गया हमारा इस सूत्र में कितने पद हैं, तीसरा क्वेश्चन हो गया हमारा कि इसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं, वृद्धि संज्ञक जो वर्ण हैं वो कितने हैं। वृद्धि संज्ञक वर्णों की संख्या पूछी जाती है, तब भी हम लिखेंगे। तीसरा प्रश्न है हमारा वृद्धि संज्ञक वर्ण कितने हैं। वृद्धि संज्ञक वर्ण हैं हमारे 3। अब कौन कौन से हैं वो 3 वर्ण, वो 3 वर्ण हैं हमारे, इस आत से हमने आ लेना है, आ। ऐच में हमारा आई और औ दोनों आ जाते हैं, आई और औ। 3 हमारे वृद्धि संज्ञक वर्ण हैं। अब सवाल आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि निम्न में से संज्ञा वृद्धि संज्ञक वर्ण बताइए। जैसे आपको 3 ऑप्शन में ये हो जाएंगे। अगर आपको सवाल अब कैसे पूछे जा रहे हैं ट्रेंड में कि इनमें से कौन सा वर्ण नहीं है, इनमें से कौन सा वृद्धि संज्ञक वर्ण नहीं है, जैसे आपको ओ दिया जा सकता है। पहले ऑप्शन में आपका ओ हो गया, दूसरे में आपका आ हो गया और तीसरे में आपका ऊ हो गया और चौथे में आपका औ हो गया। अब ये जो प्रश्न बनेगा आपका, निम्न में से कौन सा वृद्धि संज्ञक वर्ण है। ठीक है, ये जो प्रश्न तैयार हुआ ये हुआ वृद्धि संज्ञक वर्ण कौन सा है, वृद्धि संज्ञक वर्ण है। तो वृद्धि संज्ञक वर्ण कौन सा है हमारा, ओ है, आ है, औ या औ। अब इनमें से कोई सा वर्ण यहाँ है, हाँ है, 4th नंबर पे, 4th ऑप्शन में, तो हमारा औ है। ठीक है, अगर हम पढ़ें, अगर हम वर्ण विचार की दृष्टि से पढ़ें, जो लोग इसे जानते हैं वो तो आराम से कर लेंगे, लेकिन जो टीजीटी की पहली बार प्रिपरेशन कर रहे हैं या शुरू की है उन लोगों ने, वो क्या सोचेंगे कि यार ऊ हो सकता है, जो दीर्घ ऊ है वही बड़ा है, दीर्घ है, इसलिए वृद्धि दीर्घ बड़ा है, यही लगा देते हैं। ऐसे ही हमारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। जब तक हम ये पढ़े नहीं रहेंगे, इस सूत्र को अच्छे से नहीं पढ़ेंगे, इसमें से कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं, अगर इतने आराम से आप नहीं पढ़ेंगे तो मान के चलिए आप कई लोगों से पीछे हैं। क्यों पीछे हैं? क्योंकि जितना डिटेल हमें चाहिए, हमें उससे कई गुना ज़्यादा पढ़ना होगा अपने आप से। ठीक है, तभी हमें क्वेश्चन निकालने आ जाएंगे, हम क्वेश्चन में एग्जामिनर के फंसेंगे नहीं। अगला देखते हैं। अब एग्जामिनर तो क्वेश्चन ऐसे भी दे सकता है कि कौन सा वर्ण वृद्धि संज्ञक नहीं है,
वृद्धि संज्ञक वर्ण नास्ति दे देगा, जैसे नास्ति, तो क्या लिखेंगे हम? जैसे पहले में हमने आ लिख दिया, इधर से लिखते हैं, पहले में आ हो गया, दूसरे में ऊ हो गया, और तीसरे में हमारा ए हो गया, और चौथे में औ हो गया। अब पूछा क्या है? वृद्धि संज्ञक वर्ण नहीं है। नास्ति मतलब नहीं है। आ है, औ, सॉरी ऊ, आई, औ। तो यहाँ ये जो तीनों में तीनों हैं, ये भी है, ये भी है, और हमारा आ भी है कौन सा नहीं? बड़ा ओ, दीर्घ ओ। दीर्घ ऊ हमारा वृद्धि संज्ञक वर्ण नहीं है। तो आपके एक सूत्र से 4 तरह के क्वेश्चन मैंने आपको तैयार करा दिए, वो भी बहुत इजी भाषा में। ठीक है, पहला हमारा हो गया वृद्धि संज्ञक। सूत्र दिया होगा, पूछा जाएगा आपसे कि ये कैसा सूत्र है, तो ये हमारा वृद्धि संज्ञक सूत्र है, यानी ये हमारा संज्ञा करने वाला सूत्र है। इस सूत्र में पद कितने हैं? तो इस सूत्र में हमारे 2 पद हैं। ठीक है, अब ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि जो वृद्धि है, ये वृद्धि जो शब्द दिया है वो कौन सी विभक्ति में है? तो ये हमारा प्रथमा विभक्ति में है। आदेश भी हमारा प्रथमा विभक्ति में है। ठीक है, वृद्धि संज्ञक वर्ण कितने होते हैं? वृद्धि संज्ञक हमारे 3 वर्ण होते हैं। कौन कौन से? आ, आई, औ। तीनों वृद्धि संज्ञक वर्ण हमारे अलग होते हैं। ठीक है, अब वृद्धि संधि करने वाला सूत्र अलग होता है, वो मैं आपको नेक्स्ट डे पढ़ाऊंगी। तो वृद्धि संज्ञा करने वाला सूत्र हमारा पहला सूत्र वृद्धि संज्ञा वृद्धि रादेच। वृद्धि रेची नहीं पढ़ेंगे, वृद्धि रादेच। वृद्धि रादेच आपको यहाँ से पता चल रहा होगा कि आइच, आइच जो प्रत्याहार है उसमें हमारे दीर्घ वर्ण आते हैं आई और औ। ठीक है, आदेच आ, ये रे तो हमारा यहाँ विसर्ग में चला जाएगा, ये रे विसर्ग में आ जाएगा। यहाँ संधि युक्त पद माना जाता है, तो विसर्ग के स्थान पर रे कर लिया। तो आत, आत से हमारा आ वर्ण ले लिया गया। आ हमारा आद से आ गया, एच हमारा आई और औ, एच से हमारे 2 वर्ण आ गए। तो हमें कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, एग्जामिनर सूत्र तो देगा ही। अगर इसके विषय में वह कुछ पूछेगा तो वह सूत्र तो देगा ही। आद यानी आत, तो आ हमारा यहाँ से हो गया, ये हमारा आ वर्ण हो गया। आइच, जब आइच दिया है, जो आइच प्रत्याहार है, तो सीधी सी बात है यहाँ पर आई और औ ही होंगे। ठीक है, यही वर्ण हमारे आइच प्रत्याहार में आते हैं। कुछ भी आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ संस्कृत में नियम से चलता है। सब कुछ, अगर यही इसी सूत्र का पोस्टमार्टम हमें करना हो तो हमारे इसी से 10 से 20 सवाल आराम से बन जाएंगे। अगर आप इतना डिटेल नहीं पढ़ेंगे तो सूत्र आपको नहीं समझ में आएंगे, और सूत्र समझ में नहीं आएंगे तो आप व्याकरण भी नहीं कर पाएंगे। वृद्धि रादेच हमारा संज्ञा सूत्र है। सबसे पहला क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत पुराना हो चुका है, ऐसे क्वेश्चन अब नहीं आते। आपसे नया क्वेश्चन बन सकता है, जैसे इसमें पद कितने हैं? इसमें 2 पद हैं, ये बात आप हमेशा ध्यान रखेंगे। या ये वृद्धि जो शब्द दिया है ये कौन सी विभक्ति में है, या आई और औ
वृद्धि संज्ञा में कौन से प्रत्याहार से लिए गए हैं। वृद्धि संज्ञक जो वर्ण हैं वो किस प्रत्याहार में आते हैं, वो आते हैं एच प्रत्याहार में। ठीक है, तो ये हमारे 6-7 क्वेश्चन आराम के साथ हो गए हैं। अब हम देख लेते हैं अगला सूत्र। अगला सूत्र है हमारा आदेङ गुणः। आदेङ गुणः, आदेङ गुणे भी कैसा सूत्र है। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा, आदेङ गुण कैसा सूत्र है। आदेङ गुणे भी हमारा संज्ञा सूत्र है। कैसा सूत्र है, संज्ञा सूत्र। आप इनका रिवीजन मात्र ही कर लीजिए, रिवीजन मात्र से ही आपके 2 से 4 क्वेश्चन बड़े आराम से सही हो जाएंगे। ठीक है, आदेङ गुणः कैसा सूत्र है, संज्ञा सूत्र। और इसमें पद कितने हैं, इसमें भी 2 पद हैं। अथ पद बना लेते हैं पहले। आदेङ गुणः, ये भी प्रथमांत हैं। पद कितने हो गए हमारे, 2। ठीक, अब हम इसमें से वर्ण जो हमारे गुण संज्ञक वर्ण हैं वो कौन कौन से हैं, अब उन्हें देख लेते हैं। अथ, यहाँ हमारा अथ है जिससे हमारा अ आएगा। ठीक है, अ हमारा अथ से आ जाएगा। इसमें त से परे जो वर्ण होते हैं, त जिसके परे होता है उसका तपर करण हो जाता है, तपर करण सूत्र से। ठीक है, अंग, ये हमारा एंग प्रत्याहार है। एंग प्रत्याहार, एंग प्रत्याहार में 2 वर्ण आते हैं और दोनों ह्रस्व वर्ण आते हैं। ठीक, ये तो इनमें तो वैसे दीर्घ का अभाव होता है ह्रस्व का, ये खुद इनमें दीर्घ और ह्रस्व नहीं होते। इनमें दीर्घ का अभाव पाया जाता है। ठीक है, तो इसमें तो हो गया हमारा अ, गुण संज्ञक वर्ण आ। और एंग जब प्रत्याहार आएगा तो उसमें हमारे दोनों ही ए और औ दोनों ही वर्ण आ जाते हैं एंग प्रत्याहार में। ठीक है, यहाँ से हमारा अत आ गया अ और यहाँ से हमारा एंग प्रत्याहार। ठीक है, तो हमारे वर्ण कितने हो गए, कुल 3। गुण संज्ञक कुल वर्ण 3। गुण संज्ञक वर्ण कितने हो गए, 3। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है जी। तो 3 क्वेश्चन हमारे इसमें तैयार हो गए। पहला आदेङ गुणः, आदेङ, एग्जामिनर आदेङ गुणः सूत्र देगा और पूछेगा ये कैसा सूत्र है, तो ये हमारा संज्ञा सूत्र है। गुण संज्ञक वर्ण कितने होते हैं, 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, ये हमारा आद गुण है, जो आदेङ गुण है, जो हमारा सूत्र है उसी से पता चल जाएगा। अद, अद को जब हम तोड़ेंगे तो हमारा अत आ जाएगा, तो अ तो हमारा इसी से हो गया। और एंग, अगर हमें अयुण एओ चेउंग वाले जो प्रत्याहार हैं, हमारे 14 जो माहेश्वर सूत्र हैं, उन माहेश्वर सूत्रों को आप याद करिए। ठीक है, जो अयुण है, लृक है, एऊंग है, एओच है, 4 प्रत्याहारों में हमारे 4 सूत्रों में हमारे जो 14 माहेश्वर सूत्र हैं, उन 4 में हमारे स्वर आ जाते हैं, अच आ जाते हैं, जिन्हें हम स्वर अच कहते हैं। ठीक है, तो जब हम उनमें पढ़ेंगे और हम उनमें प्रत्याहार बनाएंगे, जैसे पहला हम प्रत्याहार कैसे बनाते हैं, प्रत्याहार बनाते हैं जैसे पहला सूत्र है अ, ई, उ, नहीं, पहला है हमारा
अ ई ई ड़, आयुड़। ठीक है, ये है हमारा पहला। तो हम क्या करते हैं, पहले हम पहला वर्ण लेंगे और बाद में ण लेंगे। तो अण प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आ गए, पहले 3 वर्ण, ये और ये हमारा हलंत वर्ण हो जाता है, इत संज्ञक वर्ण। ये हमारा क्या हो गया, इत संज्ञक वर्ण। ये हमारा इत संज्ञक वर्ण है। तो हम जब प्रत्याहार बनाते हैं तो इसे काउंट नहीं करते, इसे नहीं गिनते, इससे पहले वाले वर्ण गिनते हैं, चाहे 4 हो, चाहे 5 हो, चाहे 6 हो, कितने भी हो। अगर पहला, एक तो पहला आदि, इसका जो सूत्र है, प्रत्याहार बनाने वाला जो सूत्र है वो है आदि अंतेन सहेता। आदि माने पहला वर्ण, अंतेर माने अंतिम वर्ण, सहेता माने इन्हें सहेज कर। जो इन पहला वर्ण और आखिरी वर्ण को संहिता माने मिलाकर जो वर्ण जो बनाता है वो प्रत्याहार बनते हैं, और उन प्रत्याहारों से उन बीच वाले वर्णों का बोध होता है। तो हमें यहाँ जब हमने ये लिया और ये लिया, आदि और अंत का वर्ण लिया, तो हमारा तैयार हो गया अण प्रत्याहार। जब हमारा अण प्रत्याहार तैयार हो गया तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे अण प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो हमारे अण प्रत्याहार में ये 3 वर्ण आते हैं, अ, ई और उ। ठीक है, अब ए ओंग, ये भी हमारा क्या है, अगला सूत्र। अयुड़ लिरिक है, ए ओंग है। जो हमारा इसमें आएगा वो एंग है। तो हमने क्या लिया, पहला और ये, तो तभी तो हमारा यहाँ एंग आया, एंग। ठीक है, एंग आया। जब हमारा एंग प्रत्याहार तो सूत्र में आ ही गया, आदेंग गुणः सूत्र में आ से अत से हमने ए लिया, ये रहा। एंग प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं, 2 वर्ण आते हैं, ए और आओ, 2 वर्ण आ गए, क्योंकि ये पहला और ये अंतिम, पहला और अंतिम वर्ण लेकर हमने एंग प्रत्याहार बना लिया, जो ये प्रत्याहार है, एंग प्रत्याहार। हमारा एंग प्रत्याहार तैयार हो गया। अब इसमें एंग जो प्रत्याहार है उसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं, उसमें ये 2 वर्ण आते हैं, ए और ओ, ये हमारे एंग में आ गए। बताइए, हमें कुछ अलग से याद करना पड़ा, कुछ भी नहीं, क्योंकि आदेंग गुण है। अगर हमें सूत्र दिया है, सब कुछ उसी के अंदर है बेटा, बस आपको सूत्र को तोड़कर मोड़कर अच्छे से पढ़ना है, सूत्र अच्छे से पढ़ना है, उसका मतलब समझना है, उसका अर्थ समझना है। आदेंग गुण है, गुण संज्ञक कितने वर्ण हैं, 3। आदेंग गुणः पद में, आदेंग गुणः सूत्र में 2 पद हैं। सूत्र कैसा है, संज्ञा सूत्र है। एंग प्रत्याहार जो अदेंग गुणा का एंग प्रत्याहार वो किन वर्णों का बोधक है, एंग प्रत्याहार 2 वर्णों का बोधक है। अत की हमने अ लिया, अत से हमने ए लिया। जैसे हमने वृद्धि संज्ञक में आत से हमने आ लिया था, वृद्धि रा डैच, उससे पहले जो आ था उससे हमने आ लिया। अब हमने अत से हमने आ लिया, एंग से हमने ए और औ लिए, तो ये हमारा सूत्र कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन कैसे बनेंगे इसमें प्रश्न पूछेगा कि गुण संज्ञक वर्ण कौन कौन से हैं, या गुण संज्ञक वर्ण कुल कितने होते हैं। गुण संज्ञक कुल वर्ण हमारे 3 होते हैं। एक क्वेश्चन तैयार, दूसरा हमारा पद वाला क्वेश्चन तैयार, तीसरा हमारा गुण संज्ञक सूत्र कैसा है, संज्ञा सूत्र, 3 क्वेश्चन तैयार। और चौथा क्वेश्चन बनाएगा कौन सा वर्ण है
और कौन सा वर्ण नहीं है। जैसे चाहो तो नोटबुक पर आप इसकी परिभाषा अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। ठीक है, कैसे? आदेंग गुण है, परिभाषा करके लिखेंगे। यह हमारा संज्ञा विधायक सूत्र है। अदेंग गुणः में 2 पद होते हैं। अदेंग गुणः में एंग प्रत्याहार के 2 वर्ण हैं, ए और औ, और अत से हमने अ लिया। ये हमारा गुण संज्ञा विधायक सूत्र है और इसके 3 वर्ण हैं, अ, ए और औ। ठीक, ऐसे हमारी परिभाषा अपने शब्दों में तैयार हो जाएगी। आप खुद अपने आप से लिखेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, जैसे एग्जामिनर क्वेश्चन देगा आपको, गुण संज्ञक वर्ण हैं। ठीक है, गुण संज्ञक वर्ण हैं। अब वो आपको आ देगा पहले ऑप्शन में, दूसरे में ई देगा, तीसरे में अ देगा और चौथे में देगा औ। तो बताइए हमारे जो गुण संज्ञक वर्ण हैं उसे पहचानिए। 3 हैं, इतना तो आपको पता है कि हमारे जो आदेंग गुण हैं, गुण संज्ञक वर्ण हैं, वो 3 होते हैं। अब इन तीनों में से यहाँ कौन सा है? औ है? नहीं, ये तो हमारा वृद्धि संज्ञक है। ई है? ई तो ना वृद्धि संज्ञक में आता है और ना गुण संज्ञक वर्ण में आता है, ये भी कट हो गया। चलिए, आ हमारा वृद्धि संज्ञक वर्ण है तो ये भी गुण संज्ञक में नहीं आएगा। बचा क्या? अ। ऐसे हम अपने ऑप्शन ठीक करेंगे केवल सूत्र को देखकर। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन कैसे बनेगा? गुण संज्ञक वर्ण नहीं है। जैसे पहले ऑप्शन में दिया आ, दूसरे ऑप्शन में देगा फिर तो यही रखेगा क्योंकि उसने नहीं है निकालना है। अब बताइए, ये भी है, ये भी है, ये भी है, केवल क्या नहीं है? आ। अगर आप सूत्र को ही ठीक से नहीं पढ़ेंगे, ये तो हमारे हैं, इन पे तो आप टिक का निशान अपने आप लगा लीजिए कि ये हैं। अब है क्या नहीं? आ नहीं है, क्योंकि ये हमारा वृद्धि संज्ञक वर्ण है और ये वृद्धि संज्ञक वर्ण है, तो यही हमारा आंसर ठीक हो जाएगा क्योंकि नहीं पूछा है। क्या पूछा है प्रश्न में? नहीं पूछा है। तो जो हमें आते हैं, जो हैं, पहले उनको निकाल लीजिए, जो नहीं है वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अदेंग गुण और इससे पहला हमने वृद्धि संज्ञक 2 सूत्र पढ़े, दोनों सूत्र को डिफरेंट करके पढ़िए। अगर आप एक साथ नहीं पढ़ेंगे और डिफरेंट नहीं करेंगे तो आप फंस जाएंगे। एग्जामिनर अब कभी भी सीधे प्रश्न नहीं देता है, वो बिल्कुल फंसाने वाले प्रश्न देता है। नहीं है शब्द, नहीं है वर्ण आप तभी छांट पाओगे बेटा जब आप लोगों को है वाले याद हैं कि वर्ण हैं तो कौन कौन से हैं और इसमें इसे क्या कहा गया, इसको हम इसके पद कैसे निकालेंगे, इसमें से हम अपने वर्ण सही कैसे बिठाएंगे। अगर आपको सूत्र दोनों दिए हैं, दोनों सूत्र आपको पता है, एग्जामिनर ने सूत्र देकर आपसे वर्ण पूछे हैं, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं है, बड़े आराम के साथ आप निकाल लेंगे। अगर आपको माहेश्वर सूत्र भी याद हैं तब भी, चाहे प्रत्याहार याद हो या ना हो, आपको माहेश्वर सूत्र
चतुर्दश माहेश्वर सूत्र आपको जरूर याद होने चाहिए। अगर आपको वो याद हैं तो आप सारे ही सूत्र, सारे ही वर्ण, सारे ही प्रत्याहार बड़े आराम से बना पाएंगे। चलिए अब देखते हैं हम अगला सूत्र। अब अगला है हमारा संप्रसारण संज्ञा करने वाला सूत्र। ठीक है, इज्ञणः संप्रसारणम। कैसा सूत्र है? संज्ञा संप्रसारण करने वाला सूत्र। संज्ञा सूत्र है ये भी, संज्ञा संप्रसारण। संज्ञा संप्रसारण या संप्रसारण संज्ञा सूत्र। ठीक है, कैसा सूत्र है? संज्ञा संप्रसारण सूत्र। ये जो हमारा सूत्र है ये कैसा सूत्र है? संज्ञा संप्रसारण। संप्रसारण का मतलब क्या होता है? किसी के स्थान पर जब हम दूसरे वर्ण रखते हैं तो हम उनको समान मानते हैं। संप्रसारण माने समानता। ऐसे वर्ण एक दूसरे का जब हम स्थान बदलते हैं तो हम उनका वही स्थान देते हैं, बिल्कुल समान। उनको हम वही मान लेते हैं जिनका वो स्थान था। एक्चुअल में जो वहाँ वर्ण रखा हमने, तो उस वर्ण को हटाकर जब दूसरा वर्ण रखेंगे तो उस दूसरे वर्ण को हम संप्रसारण कहते हैं। इस अदला बदली को संप्रसारण कहेंगे। ठीक है, संप्रसारण, इज्ञणः संप्रसारण कैसा सूत्र है? संज्ञा सूत्र। ठीक है, अब इसमें पद निकाल लेते हैं। संधि हुई है यहाँ। पहला पद है हमारा इक। इक एक प्रत्याहार है। आपको पता होगा, जिसे नहीं पता है, जो पहली बार पढ़ रहा है, एक प्रत्याहार है। और यण, यण संप्रसारणम, ये तो नाम है। ठीक है, संप्रसारणम। अब इस इक में क्या है? विभक्ति, प्रथमा विभक्ति है। इसमें प्रथमा विभक्ति हो गई। ठीक है, अब इसमें कौन सी विभक्ति है? यणः। ये षष्ठी और पंचमी एक जैसे रूप बनते हैं, तो यहाँ हम षष्ठी विभक्ति रूप लेंगे क्योंकि ये स्थानीय है। यण जो है स्थानीय है। ठीक है, ये हमारा षष्ठी विभक्ति में है। षष्ठी विभक्ति में है और संप्रसारणम हमारा प्रथमा में ही है। षष्ठी का चिन्ह आपने पढ़ा होगा, का, की, के। अब जब षष्ठी विभक्ति है इसमें यण में, तो यण के, इसका जो मतलब हुआ यण है का, इसका मतलब हुआ जब इसमें षष्ठी विभक्ति है के, यण के। अब ये स्थानीय भी है, तो यण के स्थान पर, यण के स्थान पर क्या होगा? संप्रसारण। संप्रसारण किसे रखेंगे? संप्रसारण वर्ण होंगे कौन से? इक प्रत्याहार में आने वाले वर्ण। अब हम इक प्रत्याहार को देख लेते हैं कि कौन कौन से वर्ण आएंगे। ठीक है, अब पहला प्रत्याहार, मैंने आपसे कहा आपको माहेश्वर सूत्र याद होना सबसे पहला काम, आपको ग्रामर पढ़ने से पहले यही काम है कि आपको माहेश्वर 14 के 14 सूत्र याद होने चाहिए। अ, ई, उ, ण, ये हमारा पहला है। अब दूसरा है हमारा ऋक, री, री, क। ठीक है, ऋक। दूसरा है हमारा ऋ,
सॉरी रीलिक बनेगा, शुरू में री आएगा, ठीक है, रिलिक, क। ये हमारा दूसरा सूत्र है। पहला अयुण है और दूसरा लिरिक है। अब प्रत्याहार कौन सा है? इक। इक प्रत्याहार है तो ये वाला वर्ण उठाया और ये हलंत वाला वर्ण, इक। अब इक प्रत्याहार में हम बाकी के बीच के वर्ण गिन लेंगे। कौन कौन से आ जाते हैं? एक तो ई आ जाएगा, अंतिम वर्ण नहीं गिनते, पहला वाला वर्ण हम गिनते हैं। एक तो ई हो गया, दूसरा ऊ हो गया, ये अंतिम है तो इसको भी नहीं गिनेंगे क्योंकि ये हलंत है। हलंत वर्ण जो होगा उसकी तो इच संज्ञा हो जाती है, उसकी तो कोई गिनती है ही नहीं। फिर हम री गिन लेते हैं और फिर हमारा इसमें री भी आ जाता है संप्रसारण में, ठीक है। ई, ऊ, री और री ये कौन किस में आ गए? ये इक प्रत्याहार में आ गए, ठीक है। ये हमारे इक प्रत्याहार के वर्ण हो गए। कितने? 1 2 3 4। कितने वर्ण हैं? 4। इस सूत्र में पद कितने हैं? 3। इगणः संप्रसारण जो संज्ञा सूत्र है उसमें पद हैं 3। कैसे? प्रथमा में है इक, षष्ठी में है यण, संप्रसारण भी प्रथमा में है। 1 2 3, तो ये हमारे 3 क्या हो गए? पद, ठीक है। 2 क्वेश्चन सिंपल वाले आपके तैयार हो गए कि ये कैसा सूत्र है। इगणः संप्रसारण संज्ञा सूत्र, संप्रसारण करने वाला संज्ञा सूत्र है। पद कितने हैं इसमें? 3 पद हैं। इसमें कुल वर्ण कितने हैं? ई, ऊ, री, ली 4 वर्ण हैं। एक जो वर्ण हैं वो हमारे 4 वर्ण हैं। अब यण, यण प्रत्याहार भी है। अब यण प्रत्याहार हमारा व्यंजन प्रत्याहार है, उसमें कौन से वर्ण आ जाते हैं? उसमें य व र ल वर्ण आते हैं। यण प्रत्याहार में जो हमारा यण, यहाँ 2 प्रत्याहार आ गए, इक और यण, और इक के स्थान पर यण के स्थान पर इक हो रहा है। जहाँ यण के स्थान पर इक होगा वो कहलाएगा आपका बच्चों संप्रसारण। ये चीज़ आपको नोट करनी है अभी। इक ये हिंदी में नोट कीजिए, ठीक है। चलिए मैं बोल देती हूँ। इक के स्थान पर, सॉरी, यण के स्थान पर, आप परिभाषा में लिखेंगे यण के स्थान पर इक को कर देना या इक का होना संप्रसारण कहलाता है। जब आप प्रत्यय लगाकर शब्द बनाएंगे, जैसे बद एक धातु है, जब हम उसमें प्रत्यय जोड़ेंगे तो वो बद का उदित हो जाएगा। जैसे एक प्रत्यय जोड़ेंगे तो उदितः, व जो है, जो हमारा व है वो यण प्रत्याहार का वर्ण है, और जो हमारा बद हमारी धातु हो गई। जब हम धातु में प्रत्याहार जोड़ेंगे तो वहाँ हमारा संप्रसारण हो जाएगा। जब हम शब्द निर्माण करते हैं, आप सिद्धि देखेंगे, रूप सिद्धि में भी ये प्रक्रिया लागू होती है, तब हम देखते हैं कि धातु तो वद थी, रूप ऊ से बन रहा है। धातु में तो ई था, जब हमने शब्द रूप की सिद्धि की तो ई आ गया। वही संप्रसारण कहलाता है, वो संप्रसारण होता है बच्चों, ठीक है। तो आप परिभाषा में लिखेंगे यण के स्थान पर इक कर देना ही संप्रसारण कहलाता है, ठीक है। वहीं आप एक नोट के वाली लाइन भी लिखेंगे, यण के स्थान पर इक करना यण संधि कहलाती है, जिसका सूत्र है इको यण ची, इको यण ची, ठीक है। जब हम इक के स्थान पर संधि में आपने देखा होगा प्रति एकम ई आया, तो हमने जब संधि युक्त पद बनाया तो वहाँ हमने यह रखा। तो इक के स्थान पर यण करना, इक प्रत्याहार के जो वर्ण हैं
अगर उनके स्थानों पर हम यण प्रत्याहार वाले वर्णों को लिखते हैं तो वो संधि हो जाएगी, वो संप्रसारण नहीं होगा। लेकिन जब हम यण के स्थान पर इक करेंगे तब हमारा संप्रसारण शब्द बनेगा, ठीक है, वो कहलाएगा संप्रसारण। आपको ये अंतर आपको ध्यान रखना है। आप अपनी नोटबुक में जो भी नोट्स जहाँ आपने बनाए हों, लिखे हों, उसमें नोट करके डालेंगे। दोनों में अंतर, दोनों लाइनें वहीं लिखेंगे एक स्थान पर, ठीक है। अब हम यण प्रत्याहार में वर्ण देख लेते हैं कौन कौन से आते हैं। यण में हमारा य, व, र और ल। हिंदी में ये क्रम नहीं होता, हिंदी में हम पढ़ते हैं यारा लावा, ठीक है। लेकिन संस्कृत में हम जब इक प्रत्याहार में हमारे सेम वर्ण हैं, सेम वर्ण का कहने का मतलब है एक नियम में है, नियमवधि हो गए ई, उ, री, लरी। ऐसा तो नहीं है कि पहले उ आ गया, ना ई यहाँ आया है ना यहाँ उ आया है, एक सीक्वेंस में है। जब हम सूत्र याद करेंगे तब वो वर्ण हमारे सीक्वेंस में रहते हैं तो हम उन्हें सीक्वेंस में ही लिखेंगे, हम उन्हें क्रमबद्ध तरीके से ही लिखेंगे, ठीक है। ऐसे ही क्रम हमारा यण प्रत्याहार का है, य, व, र, ल, ठीक है। ये क्रम भी पूछा जाता है बच्चों। कुछ बच्चों को ये नहीं पता है, उन्हें पता है कि जैसी हिंदी की वर्णमाला होती है वैसी ही संस्कृत की वर्णमाला होती है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। हमारी संस्कृत और हिंदी में बहुत फ़र्क है। हिंदी अगर आपसे ये क्रम एक नंबर में यूपी टेट में ये क्वेश्चन आया था कि यण प्रत्याहार के वर्णों का क्रम लिखिए सही करके, तो सही करके तो यही क्रम है, य के बाद व के बाद र के बाद ल, ठीक है। ऐसे ही ई के स्थान पर यह होता है, उ के स्थान पर वह होता है, री के स्थान पर र होता है और री के स्थान पर ल होता है, ठीक है। ये भी हमारे यण वर्ण भी कितने हो गए हमारे, 4 ही हैं। आप वर को याद कीजिए, वर बीच वाला, ये आपको याद रहेगा, ल आपको याद भी नहीं आएगा तो य व र ल आपको याद आ ही जाएगा। य व र ल, आपको अगर बीच का वर, बीच में आप वर लिखेंगे, इधर ल इधर ये तो आपको पता ही है, लेकिन आपको वर शब्द एक जगह करके याद कर लेना है, वर। तो मैं क्या बता रही थी आपको कि यण के स्थान पर एक, तो ये तो हो गए हमारे प्रत्याहार, आपको समझ में आ गए कि ये वर्ण कहाँ से आए और कौन से हैं, ठीक है। जब हम यण के स्थान पर य के स्थान पर इक करेंगे तो हमारा क्या कहलाएगा, संप्रसारण, ठीक है। य के स्थान पर क्या आएगा, ई आएगा, ऊ के स्थान पर वो आएगा। जैसे बद धातु है और उपशित उदित है, जब हम प्रत्याहार लगा के शब्द निर्माण करते हैं तो हमारा ऊ आ जाता है। र के स्थान पर री और ल के स्थान पर ली के स्थान पर ल, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, संप्रसारण। एक छोटा सा, बहुत छोटा अंतर है, इक के स्थान पर यण करते हैं तो संधि हो जाती है, लेकिन जब हम यण के स्थान पर इक करते हैं तो हमारा संप्रसारण हो जाता है, ठीक है। अब आपसे यण वर्ण भी पूछ सकता है कि यण वर्ण कौन कौन से हैं, तो ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है, ये नहीं पूछेगा, वो क्रम पूछ सकता है। अब आपको क्रम भी याद हो गया। अगला क्वेश्चन कि जो संप्रसारण सूत्र है हमारा, संज्ञा संप्रसारण जो सूत्र है, उसमें इक वर्णों के स्थान पर यण करते हैं या यण वर्णों के स्थान पर इक करते हैं। 2 लाइनें हो गई। तीसरी लाइन होगी, क्या चारों वर्ण एक साथ करते हैं। तीसरा ऑप्शन देगा, क्या एंग प्रत्याहार के वर्ण होते हैं जो यण पर, जो इक के स्थान पर होंगे। तो ऐसे करके जब 3-4 लाइनें आपको उलझाने वाली देगा तो आप उलझ जाएंगे। और लास्ट वाला ऑप्शन वो दे देगा उपयुक्त सभी,
तो आप और भी उलझ गए। ठीक है, अगर आपको सूत्र क्लियर है तब आपको पता होगा कि जो यण है यहाँ इक गणः, इक जो है प्रथमा विभक्ति में है, यण हमारा विसर्ग है। देखिए यण में हमारे विसर्ग हैं, जब विसर्ग हैं तो पंचमी और षष्ठी विभक्ति एक जैसी है, एक वचन में एक जैसे रूप बनते हैं दोनों के। तो जब हमें ये याद है कि यण हमारा षष्ठी में है, यण हमारा षष्ठी में है, बस इस सूत्र में यही ध्यान रखना है, इतना सा ही ध्यान रखना है कि यण अगर षष्ठी में है तो षष्ठी विभक्ति का चिन्ह हमें पता है कि के होता है, के का की। तो स्थान के, षष्ठी के स्थान, षष्ठ्यंत जो भी पद होगा स्थानीय होगा, यण के स्थान पर इक हुआ है, वही संप्रसारण है। बस इतना सा ये आपको याद होना चाहिए, फिर आप पूरा सूत्र आपको अपने आप याद आ जाएगा। इक प्रत्याहार के वर्ण याद हो जाएंगे अगर आपको माहेश्वर सूत्र याद हैं। सबसे पहला काम तो वही है कि आपको माहेश्वर सूत्र याद होने चाहिए। मैं एक वीडियो इसकी भी डाल दूंगी, ठीक है, आप वहाँ से याद कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी मेरे 3 सूत्र हो गए हैं, तीनों सूत्रों के 6-6, 7-7 क्वेश्चन मैंने आपको बोलकर बता भी दिए हैं। अब एक और सूत्र देख लेते हैं नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट सूत्र देख लेते हैं। हलो अंतरः संयोगः, कैसा सूत्र है? संज्ञा सूत्र। इसका नाम क्या है? संयोग संज्ञा करना। इसका जो काम है वो है संयोग संज्ञा। आपसे पूछा जाए प्रश्न में संयोग संज्ञक सूत्र कौन सा है, जो संयोग संज्ञक, जो संयोग करता है वह सूत्र कौन सा है? तो हलो अंतरा। अब ये जो हलो हल है, इस हल को हम क्या कहते हैं? व्यंजन। हल का दूसरा नाम है व्यंजन। है वरट से लेकर लण तक जो हमारे सूत्र हैं, माहेश्वर सूत्र, उसमें हमारे अल तक, हल तक हमारे व्यंजन आ जाते हैं। जो ये हल प्रत्याहार है इसमें 10 माहेश्वर सूत्रों के वर्ण आते हैं जो हमारे व्यंजनों का बोध कराते हैं। ठीक है वरट 5वां सूत्र है और हल हमारा 14वां, चतुर 10वां जो सूत्र है हमारा, आखिरी सूत्र, सबसे लास्ट सूत्र है हमारा हल। और व्यंजन में पहला सूत्र कौन सा है वरट। तो है वरट का क्या लिया? ह, और हल का क्या लिया? ल। तो कौन सा प्रत्याहार बना? हल। और हल प्रत्याहार में हमारे सभी व्यंजन आ जाते हैं और अच प्रत्याहार में हमारे सभी स्वर आ जाते हैं। तो अब देखिए, हलो अंतरा संयोगः। हल जो वर्ण हैं उनके संयोग में, उनके बीच में, उन अंतर माने होता है अंतरा बीच में, उनके बीच में संयोग होना चाहिए, उनके बीच कोई ना हो। उनके बीच जब व्यंजन का संयोग होगा तो उनके बीच में तो स्वर भी नहीं होगा। भाई व्यंजन जो होते हैं वो तो स्वर से बने होते हैं, उनमें स्वर होता है, लेकिन यहाँ क्या कहा? हलो अंतरा संयोगः। ऐसे हल जिनके अंतरा बीच में स्वर ना हो, जिनके बीच में स्वर ना हो। ठीक है, हलो अंतरा, जिनके बीच में स्वर ना हो, संयोग, ऐसे हलों का संयोग हलो अंतरा संयोगः तब करेगा संयोग संज्ञा। अब ये संयोग संज्ञा कब करेगा? जैसे हम एक उदाहरण देख लेते हैं। पहले तो वर्ण कौन से होने चाहिए? केवल हल, केवल हमारे व्यंजन। ठीक है,
और व्यंजन, केवल व्यंजन कहने का मतलब है कि उसमें स्वर ना हो। जैसे देखिए, अगर ये लिखा हमने कमल, अगर हम कमल लिखते हैं, जब हम इसको तोड़कर लिखेंगे, इनका विच्छेद करेंगे, तो क में से आ बाहर आएगा, क्योंकि ये क स्वर सहित है, ये अच सहित है, रहित नहीं है, इसमें अच है। ठीक है, ये हल तो है, ये हमारा हल व्यंजन तो है, लेकिन किसके सहित है? अच सहित है। फिर म, अब हमारा मैं, इसमें भी स्वर है, ये आ गया बाहर। ठीक है, अब ल, ल में भी अ। तो यहाँ मुझे बताइए, क्या ये व्यंजन है और ये व्यंजन है, इसके बीच में स्वर है? तो संयोग संज्ञा कैसे करेंगे? नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा जो उन्होंने कहा अंतरा, बीच में, हलो अंतरा संयोगः। अब हल के, ये भी हल व्यंजन, ये भी हल व्यंजन, हल माने व्यंजन, व्यंजन माने हल। जब ये व्यंजन है तो बीच में तो स्वर बैठा है, तो इन दोनों का संयोग तो ये होने ही नहीं देगा। यहाँ संयोग क्रिया हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि यहाँ बीच में अच आया हुआ है। अब अच नहीं आएगा तब हमारी संयोग संज्ञा होगी। जैसे एक शब्द लेते हैं अम्बुद, अब हम इसे देख लेते हैं। आ हो गया, प्लस मैं आधा है, मैं आधा है, तो इसमें अच हो ही नहीं सकता, क्योंकि आधा वर्ण तो स्वर के रहित होता है, जिसमें स्वर नहीं होंगे वही हमारा आधा व्यंजन हो जाएगा। तो म, ये तो अपने आप से ही हलंत है। अब है हमारा बुध, तो व हमारा हलंत हो जाएगा, क्योंकि हमने ऊ निकाल दिया, स्वर निकाल दिया। फिर है द हमें अ है, अगर ये हलंत होगा तो यहाँ हम अ नहीं लिखेंगे, हलंत ही रह जाएगा। ठीक है, अब किस में व्यवधान नजर आ रहा है, किस में अड़चन हो रही है, व्यंजन को कौन नहीं मिलने दे रहा, ये देखते हैं। यहाँ ये तो इधर आ गया, तो ये दोनों तो हम मिला सकते हैं, यानी इन दोनों का संयोग तो हम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ बीच में स्वर नहीं है, इसलिए हम इनको मिलाकर संयोग करा सकते हैं। ठीक है, तो ये जो मैं और वह जो हमारे वर्ण हैं, उन दोनों की कौन सी संज्ञा हो रही है? संयोग संज्ञा। ऊ और दे की भी नहीं हो सकती, क्योंकि ये इनमें स्वर है बीच में। भाई बै और दे की तो हो ही नहीं सकती, बीच में हमारा स्वर बैठा है। जब स्वर बैठा है तो यहाँ तो व्यवधान है, यहाँ तो व्यवधान हो गया। और जब व्यवधान हो गया तो हम संयोग नहीं कर सकते। संयोग किन वर्णों का होगा? माँ और व का, क्योंकि ये दोनों व्यंजन हैं, ये दोनों हल व्यंजन हैं। हल, दोनों के नीचे हलंत है। ठीक है, दोनों एक ही कैटेगरी के हैं, दोनों ही हल व्यंजन हैं, बीच में किसी का भी कोई भी व्यवधान नहीं है। जहाँ व्यवधान नहीं हो, जो स्वर से रहित, स्वर के व्यवधान से रहित व्यंजन होते हैं, उनकी ही हम संयोग संज्ञा करते हैं। ठीक है, अब आपको ऑप्शन में 4 शब्द देगा एग्जामिनर। 4 शब्दों में वो ऐसे शब्द देगा, जो इतने हार्ड शब्द देगा जहाँ संयुक्त व्यंजन भी आए हों। संयुक्त व्यंजन कहने का मतलब है जहाँ गै ज्ञानी, सश्रव्य और क्षत्रिय ऐसे वाले वर्ण जब आएंगे तो वहाँ आप कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि आप सोचते हैं कि ये इन वर्णों में पूरा और आधा नहीं कर पाते, जिससे आपका प्रश्न गलत हो जाता है। संयुक्त व्यंजन अपने आप में ही संयोग संज्ञा कर लेता है। क्यों?
क्योंकि वो खुद ही, जैसे हमारा ये है ज्ञ, किस किस से मिलकर बना है, जय पूरा है और जय हमारा हलंत है और ये हमारा पूरा है। ठीक है, अब जब हम इसे ऐसे लिखेंगे, भाई अगर हमने ये लिखा तो यहाँ तो संयोग संज्ञा अपने आप ही हो गई। जैसे हम विद्यार्थी लिखेंगे, विद्यालय लिखेंगे, विद्यार्थी में द और य हमारे संयोग संज्ञक वर्ण हो जाएंगे। ठीक है, वैज्ञानिक में भी जय और ये हमारे संयोग संज्ञक वर्ण हो गए। ठीक है, ऐसे ही अगर संयुक्त व्यंजन आते हैं तो हमें ये चीज़ खोल के लिखनी है। हमको बिल्कुल छोटे लेवल से, बिल्कुल शून्य से स्टार्ट करना है। हमें शब्दों को तोड़ देना है, तब देखना है कि हमारा कौन से वर्ण में संयोग संज्ञा हो रही है। ठीक है, ऐसे ही नहीं करेंगे। अगर आपको बिल्कुल छोटे से छोटी गलती से बचना है तो आपको चारों ऑप्शन करने आने चाहिए। आपको चारों ऑप्शनों का आंसर पता होना चाहिए, उससे हमारा सही आंसर निकल आता है। ठीक है, तो ये हमारा हलो अंतरा संयोग संज्ञा सूत्र हो गया। चलिए, ये हमारा चौथा सूत्र हो गया। 4 सूत्र हमने आज पढ़ लिए, 4 सूत्र ही आज हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट डे मैं और सूत्र लाऊंगी, और भी संज्ञा सूत्र हैं अभी, और बाकी के संज्ञा सूत्र लाऊंगी। हालांकि मैं आपको बाबूराम सक्सेना में जितने दिए हैं उनमें से तो कुछ नहीं छोड़ूंगी, उससे 1-2 एक्स्ट्रा ही पढ़ा के चलूँगी। ठीक है, तो मैं केवल अभी मैं सूत्र पढ़ा रही हूँ। मुझे केवल सूत्रों का ही अध्ययन आपको कराना है और आपके 3 से 4 नंबर पक्के करने हैं। मेरे साथ पढ़ते रहिए, आराम से सूत्रों को देखते चलिए, क्वेश्चन बनाते चलिए। साथ के साथ हम क्वेश्चन पे भी अपना ध्यान उधर लेके जा रहे हैं कि कैसे क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं। वो क्वेश्चन भी हम यहाँ बनाते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, तो हमारे क्वेश्चन भी कम गलत होने के चांस होंगे। ठीक है, चलिए, वीडियो को पसंद आए तो लाइक करना, अगली वीडियो पढ़नी हो तो सब्सक्राइब करना। चलिए, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जयतु संस्कृतम।